ओके क्लास, हेलो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइफ प्रोसेसेस एंड देयर मेंटेनेंस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है, हम कैसे, जब हम हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है, हम जब अपना मूवमेंट करते हैं, कुछ भी एक्शन करते हैं, तो बॉडी के अंदर क्या हो रहा होता है, हम जिंदा कैसे हैं, हमें सर्वाइव करने के लिए बॉडी के अंदर क्या क्या मैकेनिज्म हो रहे हैं, हम उनको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। और उसको हम मेंटेन कैसे कर रहे हैं, आज हम देखेंगे कि हमारे बॉडी में जो रिक्वायर्ड एक्शंस हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, सांस लेना हो गया, फूड हो गया, डाइजेशन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, यूरिन को पास करना हो गया, तो वो फंक्शन होते कैसे हैं और हम उनको मेंटेन कैसे करते हैं, हमारी बॉडी उसको मेंटेन कैसे करती है, आज हम यही लाइफ प्रोसेस और उसके मेंटेनेंस के बारे में सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले अबाउट इट लाइफ। Life is defined biologically by the presence of molecular movement inside organized cellular structures. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो भी लाइफ होती है वो मेयर, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आदमी कोई जिंदा है, कोई चल रहा है तो ही वो जिंदा है, उसी के पास लाइफ है, या फिर कोई कुछ बोल रहा है तो उसी के पास लाइफ है, या फिर कोई कुछ काम कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उसी के पास लाइफ है। नहीं, अगर किसी व्यक्ति के अंदर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस भी हो रही है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट भी हो रही है, तो वहाँ पे भी लाइफ प्रेजेंट हो सकती है। हम इसके एग्जांपल आगे देखेंगे। मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स, इनका कहने का मतलब है कि वो रिएक्शंस बॉडी में होना जो हम अपनी नेकेड आंखों से, जिन चीज़ों को अपन नेकेड आंखों से नहीं देख सकते हैं, वैसी रिएक्शंस, वैसी मूवमेंट्स का भी हमारी बॉडी के अंदर होना, वो भी एक साइन ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो अब कैसे मूवमेंट्स होते हैं बॉडी के अंदर, कैसे देख सकते हैं हम, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स भी होते हैं। तो हम मूवमेंट्स दो टाइप के होते हैं। एक तो विजिबल मूवमेंट होते हैं, जैसे कि चलना, दौड़ना, आप ब्रीदिंग कर रहे हो, आप अगर यूरिनेट कर रहे हो, या फिर आप किसी को आवाज़ लगा रहे हो, चिल्ला रहे हो, आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो जो चीज़ें आपको आंखों से दिखती है, जब आप सांस लेते हैं तो आपको आपका चेस्ट ऊपर और नीचे कंप्रेस होते हुए दिखता है। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें दिखती हैं, तो ये आपके विजिबल मूवमेंट्स में काउंट होती हैं। अब इंटरनल और इनफर्ड मूवमेंट्स कौन से होते हैं? वो मूवमेंट्स जो आपको दिखते नहीं है पर आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होना, सेल के अंदर रिएक्शंस होना। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है डेली बेसिस पे, जिसको हम समझते हैं, देखते हैं। तो हम उन्हीं रिएक्शंस के बारे में आज पढ़ेंगे कि वो कौन सी रिएक्शन होती है, उनमें बॉडी में लाइफ प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट कौन सी रिएक्शन है। रिएक्शंस तो बहुत सारी होती हैं, मगर वो रिएक्शंस कौन सी है जिनकी वजह से आप सर्वाइव करते हो, और वो नहीं होंगी तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, हम वो भी देखेंगे। ठीक है, अब जैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि स्लीपिंग पर्सन और क्लोज्ड सीट, कोई पर्सन अगर सो रहा है, या फिर कोई कोई सीड है जो कि क्लोज्ड है, may not show visible signs but are still alive due to ongoing molecular activity. इसका बेस्ट एग्जांपल है कि आपको दिखेगा नहीं पर अंदर कुछ रिएक्शंस हो रही होंगी। अगर कोई पर्सन सो रहा है तो वो ब्रीदिंग कर रहा होगा, ठीक है, उसके अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस चल रही है। अगर उसने खाना खाया है तो उसके अंदर डायरेक्शन की प्रोसेस भी चल रही होगी, ठीक है, किडनी उसका ब्लड फिल्टर कर रही होगी, किडनी उसका ब्लड फिल्टर कर रही होगी। तो ये सारी प्रोसेस बॉडी के अंदर चल रही होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सन अगर सो रहा है तो हमको दिख नहीं रहा है कुछ उसमें विजिबल मूवमेंट, तो अलाइव नहीं है। नहीं, वो अलाइव है क्योंकि उसके बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रोसेस हो रही है। इसी तरीके से अगर आप कोई भी सीड को देखते हो तो आपको लगता है कि ये सीड तो सूख चुका है, तो सूखा हुआ बीज है, ये किस काम का है, पर नहीं, उसके अंदर भी मॉलिक्यूलर प्रोसेस रहती है, उसके अंदर भी प्रॉपर न्यूट्रिशन का एक सोर्स रहता है जो उस सीड को अलाइव रखता है तब तक कि जब तक कि वो जर्मिनेट नहीं हो जाता है, या फिर आप उसको क्रश ना कर दो। हर सीड की अपनी एक लाइफ है, मगर जब तक उसकी लाइफ है तब तक तो वो सीड जिंदा ही रहता है। कैसे जिंदा रहता है कि उसके अंदर भी कुछ मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज होती हैं जो उसको एनर्जी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती हैं। तो ऐसे अगर आपको दिख नहीं रहा है कि कोई मूवमेंट हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति जिंदा नहीं है, उसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स तो हमेशा चलती ही रहती है। इसलिए हमने जब लाइफ की डेफिनेशन डिफाइन कर रहे थे तो हमने फिजिकल मूवमेंट्स की जगह मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स को टर्म में यूज़ किया था कि लाइफ इज डिफाइंड बायोलॉजिकली बाय द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट, क्योंकि एक बार को फिजिकल मूवमेंट आपको नहीं दिखेगी मगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट तो आपको हमेशा दिखेगी ही दिखेगी। ठीक है, अब वायरसेस के साथ क्या होता है? वायरसेस का एक यूनिक केस है। वायरस जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो एटमॉस्फेयर में डोरमेंट कंडीशन में रहते हैं, ना उनमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होती है,
ना उनके पास कोई न्यूट्रिशन का सोर्स रहता है, ना वो ज़िंदा रहते हैं। मगर जैसे ही वो किसी होस्ट के पास में जाते हैं, जैसे ही वायरस किसी बॉडी को इन्फेक्ट करेगा, किसी पर्सन को इन्फेक्ट करेगा, किसी एनिमल को इन्फेक्ट करेगा, उसको वहाँ पे होस्ट मिल जाएगा, उसको वहाँ पे न्यूट्रिशन मिल जाएगा, फिर वो वायरस वहाँ पर रिप्रोड्यूस करने लगेगा और तब हम बोलेंगे कि हाँ, इस वायरस के अंदर लाइफ का साइन है। तो वायरस आउटसाइड द होस्ट इन्वायरमेंट, नॉर्मल इन्वायरमेंट में हम वायरस को डेड कर दें, मगर जब वायरस बॉडी के अंदर आ जाता है, जब वो किसी होस्ट के अंदर आ जाता है, तो हम उस वायरस को बोलते हैं कि नहीं, अब ये वायरस अलाइव है, अब ये वायरस जिंदा है। इस पर भी क्वेश्चन आता है नीट में कि वायरस को आप कब कंसिडर करते हो लाइव और कब वायरस को आप अलाइव डेड कंसिडर करते हो। तो जब वायरस आउटसाइड द होस्ट है, अपने होस्ट से बाहर वो कहीं भी इन्वायरमेंट में है, कहीं भी है, वो अलाइव नहीं है। अगर वो होस्ट के अंदर है तो वायरस अलाइव है। अब हम देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होती है। लाइफ प्रोसेसेस आर एसेंशियल बायोलॉजिकल फंक्शंस दैट मेंटेन लाइफ। ये बहुत सिंपल क्रिस्प डेफिनेशन है इसका कि लाइफ प्रोसेस वो एसेंशियल बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं जो लाइफ को मेंटेन करते हैं। वही कैसे बायोलॉजिकल फंक्शंस, जैसे कि रेस्पिरेशन, सांस लेना बहुत ज़रूरी है, तो वो आपका लाइफ प्रोसेस है। खाना खाना बहुत ज़रूरी है, वो आपका लाइफ प्रोसेस है। क्रिकेट खेलना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, वो लाइफ प्रोसेस नहीं है। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है, वो फंक्शंस, बायोलॉजिकल फंक्शंस जो एसेंशियल हैं। आप जैसे आप ज़्यादा फैट खाओगे खाने में, अगर आप ऑयल खाओगे तो बॉडी उसको फैट को डाइजेस्ट तो करेगी, फैट को एक्यूमुलेट तो करेगी, उसका केमिकल रिएक्शन तो होगा बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिज्म तो उसका होगा, पर क्या उसको बॉडी की ज़रूरत है? नहीं। तो वो एक बायोलॉजिकल रिएक्शन तो है, पर वो एसेंशियल बायोलॉजिकल रिएक्शन नहीं है। एसेंशियल बायोलॉजिकल रिएक्शन वो है जो हमें सर्वाइव करने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती है। तो लाइफ प्रोसेस वही बायोलॉजिकल, एसेंशियल बायोलॉजिकल वो होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, फंक्शंस होते हैं जो लाइफ को मेंटेन करते हैं। जितनी भी लाइफ प्रोसेस हैं सबको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी हम डिराइव करते हैं फूड से। अब कुछ भी आपको कुछ भी काम करना है तो आपको उसके लिए ताकत तो चाहिए होती है, और ताकत कहाँ से आती है? ताकत वहाँ से आती है जहाँ से हम कुछ भी खाना पीना अपना करते हैं। तो जो भी लाइफ प्रोसेस है, जो भी आपको काम करना है, जैसे अब आप सांस भी ले रहे हो तो उसके लिए भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए सांस लेने के लिए भी, आपके हार्ट को पंप करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो एनर्जी आ रही है आपके फूड से। जो भी आप खाना खा रहे हैं वहाँ से वो एनर्जी आ रही है, और उस फूड से फिर वो एनर्जी जो होती है वो स्टोर हो जाती है बॉडी में एटीपी के फॉर्म में, और जहाँ भी उस एनर्जी की ज़रूरत होती है वो एनर्जी फिर हम एटीपी एक बैंक टाइप है, एक करेंसी टाइप है, पैसा टाइप है कि जब भी आपको एनर्जी चाहिए आपने एटीपी दे दी और एनर्जी ले ली। ये कैसे काम करती है वो मैं आगे देखेंगे अपन। पर जो बॉडी के जितने भी प्रोसेस है उसके लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता ही है, ठीक है। अब मेन लाइफ प्रोसेसेस जो बॉडी की रिक्वायरमेंट ही हैं, जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, वो कौन सी हैं? पहला हो गया न्यूट्रिशन, दूसरा हो गया रेस्पिरेशन, थर्ड हो गया ट्रांसपोर्टेशन, और फोर्थ हो गया एक्सक्रीशन, ठीक है। अब न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, अब इनके नाम से ही समझ में आ रहा है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराना, ताकि वो न्यूट्रिएंट जो भी जहाँ भी रिक्वायर्ड है वो न्यूट्रिशन वो वहाँ पे जाए, अपने केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे और अपना आउटकम दे। जैसे विटामिन, सबको डिफरेंट विटामिन चाहिए होते हैं, विटामिन ए आँखों के लिए चाहिए होता है, ऐसे ही विटामिन डी आपको बॉडी के दूसरे मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए होता है, विटामिन B12 आपको नर्व्स के लिए चाहिए होता है। तो ऐसे ही न्यूट्रिशन का अपना इंपॉर्टेंस है कि हर आपको डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन चाहिए होता है लाइफ को मेंटेन करने के लिए। न्यूट्रिशन हम कैसे लेते हैं? फूड से लेते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन, सांस लेना बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन के बिना तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। तो हम ऑक्सीजन को लेंगे और जो बॉडी में CO2 बन रही है उसको निकालना भी उतना ही ज़रूरी है, वरना वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगी, आपकी बॉडी का pH कम कर देगी, आपकी बॉडी को एसिडिक कर देगी। तो रेस्पिरेशन भी बहुत ज़रूरी है। फिर ट्रांसपोर्टेशन, जो आपका ऑक्सीजन जो आप ले रहे हो, अब ऑक्सीजन तो आपने ले लिया, पर वो ऑक्सीजन फिर आपकी बॉडी के पूरे ऑर्गन्स को मिलना भी तो चाहिए, उसकी जो ज़रूरत है वो वहाँ पे पहुँचना भी चाहिए। अगर आपने सिर्फ लंग्स में ही ऑक्सीजन लेके बैठ गए तो वो भी किसी काम का नहीं है। तो फिर थर्ड लाइफ प्रोसेस होती है ट्रांसपोर्टेशन की। जो ऑक्सीजन हमने लिया है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? जो न्यूट्रिएंट हमने लिए हैं वो ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे? सिर्फ स्टमक में न्यूट्रिएंट आने से क्या होता है? न्यूट्रिएंट को पूरे बॉडी में जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पे भी पहुँचाना पड़ेगा। तो थर्ड इसका पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन, कि हम
न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, या जो भी आपका सब्सटेंस है जो बॉडी में कहीं भी रिक्वायर्ड है, हम उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे एक जगह से दूसरी जगह तक। एंड फोर्थ पार्ट इज एक्सक्रीशन। जो भी प्रोसेस होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, जब भी हम खाते हैं पीते हैं तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट उसका जनरेट होते हैं। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना भी तो ज़रूरी है, वरना वो बॉडी में ही एक्यूमुलेट होता रहेगा तो फिर वो डिके होने लगेगा, फिर उसमें इन्फेक्शन होने लगेगा, वो हमारी बॉडी को कंटामिनेट कर देगा। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में फॉर्म हो रहा है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना भी ज़रूरी है। तो वो प्रोसेस है एक्सक्रीशन। तो हमने पहले न्यूट्रिशन दिया, हमने रेस्पिरेशन किया, हमने जो फिर न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन से जो चीज़ें इकट्ठा करी थी उनको ट्रांसपोर्ट किया, और जो भी उस ट्रांसपोर्टेशन के बाद में जो भी चीज़ें यूटिलाइज हो गई, बॉडी ने उन चीज़ों को यूटिलाइज किया, उस यूटिलाइजेशन के बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला, अब हमें उसको निकालना भी है, तो हम फिर एक्सक्रीशन देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं न्यूट्रिशन से। क्या है डेफिनेशन न्यूट्रिशन की? प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। ओके, ये डेफिनेशन से ही क्लियर है कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, कोई एक टर्म नहीं है। कोई एक चीज़ को न्यूट्रिशन नहीं बोलते हैं, एक पूरी प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या है वो प्रोसेस न्यूट्रिशन की? प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। इनटेक, फूड का लेना, और उसका यूटिलाइजेशन, सिर्फ वो लेने खाने से फूड कुछ नहीं होगा, उसको यूटिलाइज भी तो करना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए? यूटिलाइजेशन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। अब एनर्जी तो हमको समझ में आएगी, फूड से एनर्जी मिलती है। अब ये रॉ मटेरियल्स क्या हैं? तो जो रॉ मटेरियल्स हैं, जब भी हम फूड लेते हैं, ठीक है, तो फूड के अंदर, फूड एक बहुत बड़ा टर्म है, वास्ट टर्म है। फूड के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं। तो ये सब आप कंबाइंड फॉर्म में लेते हो, फिर ये अंदर जाके डाइसेक्ट होते हैं, और यही रॉ मटेरियल्स हैं जो फिर आपकी बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर में काम में आते हैं। कहीं कोई सा विटामिन की रिक्वायरमेंट बॉडी में कहीं पर है, किसी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बॉडी में कहीं पर है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपकी मसल बिल्डिंग के लिए रहती है, ठीक है। फैट्स की रिक्वायरमेंट आपको बॉडी के थाइज और एब्डोमेन में फैट इकट्ठा होता है बॉडी में, कभी कभी फैट भी थोड़ा सा ज़रूरी होता है बॉडी के लिए। तो ऐसे ही ये रॉ मटेरियल्स हैं जो आपकी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो हम ना सिर्फ फूड का लेना, जबकि उसको यूटिलाइज भी करना, ताकि हम वहाँ से एनर्जी और रॉ मटेरियल ले सकें जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर कराए। इस पूरी प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक, अब न्यूट्रिशन के टाइप्स भी होते हैं। न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं? दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं मेनली, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस है, जो भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी क्रिएचर है, ठीक है, वो अपना खाना खुद बनाता है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि प्लांट्स हो गए, ठीक है, एल्गे वगैरह हो गई, तो ये क्या करती हैं? ये अपना खाना खुद बनाती है। एल्गे किसी दूसरे फ्रूट को खाने थोड़ी जाती है सोर्स के लिए। प्लांट्स किसी और प्लांट पर डिपेंडेंट थोड़ी ना है अपने फूड के लिए, प्लांट अपना फूड खुद ही बनाते हैं। तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऑफ देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग लाइट और केमिकल रिएक्शन, ये होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब भाई कि जो भी आपका लिविंग क्रिएचर है, वो अपना न्यूट्रिशन खुद बना रहा है, वो ऑर्गेनिक केमिकल को बना रहा है इनऑर्गेनिक केमिकल को यूज़ करके। अब इसका क्या मतलब हो गया? ऑर्गेनिक केमिकल का बेसिक मतलब होता है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, वो होता है C6H12O6, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये आपका ग्लूकोज है। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ही एज अ फूड हम लेते हैं। हम जितना भी हम एज अ फूड हम जो भी सोर्स लेते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना, आपका कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इन सब इनऑर्गेनिक केमिकल से मिलके, इनके कॉम्बिनेशन से वो प्लांट्स कुछ रिएक्शन करवाते हैं बॉडी में, लाइट रिएक्शन जिनको बोलते हैं, और वो रिएक्शन से फिर वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है? ऑटोट्रॉफिक का प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करता है, ये सबको बताता है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें पर्सन जो है, जो भी ऑर्गेनिज्म, जो क्रिएचर है, वो किसी और पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। जैसे कि हम एनिमल्स, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गया, फंगस हो गया,
एंड बैक्टीरिया भी होस्ट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। एनिमल्स भी एक एनिमल दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट है अगर वो कार्निवोरस है तो, और अगर वो हर्बीवोरस एनिमल है तो वो ग्रास के ऊपर डिपेंडेंट है, पर वो किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट तो है अपने फूड के लिए। तो उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके एग्जांपल्स क्या हैं, एनिमल, फंगाई एंड मोस्टली बैक्टीरिया। ओके, अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मेन जो की कॉन्सेप्ट है वो होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, अगर टर्म को आप डाइसेक्ट करो तो फोटो का मतलब होता है कि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटो मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, फोटोसिंथेसिस में ये होता है कि जो भी प्लांट्स रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, आपकी बॉडी में पानी प्रेजेंट होता है, और उनके पास वो पानी भी, हम सॉइल को पानी देते हैं, हम पानी देते हैं पेड़ों को, उनके जड़ों से वो पानी एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो एटमॉस्फेयर से आ गया CO2, उनकी रूट से आ गया उनके पास में पानी। जब ये CO2 और H2O सनलाइट की प्रेजेंस में एक रिएक्शन करता है और वो बनाते हैं ग्लूकोज, 6CO2 + 12H2O, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये रिएक्शन होती कहाँ है, ये रिएक्शन होती है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, उस पिगमेंट के अंदर ये रिएक्शन होती है, ठीक है। पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट एक सेल का ऑर्गेनल है, मतलब सेल के अंदर भी, सेल के अपने अपने भी छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। वैसे ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी सेल का एक ऑर्गेनल है। इस सेल ऑर्गेनल के अंदर एक पिगमेंट है क्लोरोफिल, इस क्लोरोफिल के अंदर होती है ये रिएक्शन जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। क्या क्या इसमें प्रोडक्ट वो आपको चाहिए होते हैं, इसमें चाहिए होता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें चाहिए होता है आपको वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ही, हम जानते हैं कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। पानी भी प्लांट एटमॉस्फेयर से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं, ठीक है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर ग्लूकोज प्रेजेंट बना लेते हैं। ग्लूकोज साथ में वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट, यही ऑक्सीजन है जो हमारे काम में आती है, और ये साथ में वाटर भी रिलीज करते हैं। तो ये पूरी केमिकल रिएक्शन है, 6CO2 + 12OH2O फॉर्म C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को उसमें दिया था, मटेरियल्स हमने जो प्रोवाइड करे थे, तो उसका रिएक्शन का प्रोडक्ट जो निकला वो निकला ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो यहाँ से समझ में आता है कि जब हम बोलते हैं कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स ने लिया और प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे इस ग्लूकोज फॉर्मेशन की प्रोसेस में प्लांट ने ऑक्सीजन को रिलीज करा। ये वही ऑक्सीजन है जो हम फिर यूटिलाइज करते हैं हमारे रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। ये एक लीफ का क्रॉस सेक्शन वाला डायग्राम है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो आपने अगर किसी पत्ती को देखा तो बीच में जो पत्ती रहती है वो मोटी सी रहती है ना, और आसपास पूरी लीफ रहती है, बीच में कुछ ब्राउन ब्राउन सा एक मोटा सा एक लाइन जारी होती है, थोड़ी सी ट्यूब जैसी, है ना, उसको हम बोलते हैं मिड रिब। उस मिड रिब के अंदर फ्लोएम और जाइलम प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो लीफ है, लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है आपका क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल। फिर लीफ के अंदर ही वो क्लोरोफिल रहते हैं, वो करवाते हैं आपका रेस्पिरेशन, लीफ का रेस्पिरेशन, और लीफ का अपना ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी वही करवाते हैं, ठीक है। कैसे होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ये हमने अभी रिएक्शन में तो देखा ही थी। अब ये एक स्ट्रक्चर और है, इसको बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा ना एक स्ट्रक्चर है जो लीफ के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये एक पोर होता है, पोर का मतलब होता है एक छेद, ठीक है। ऐसा छेद जिसके पास मैकेनिज्म है कि वो बंद भी हो सकता है और वो खुल भी सकता है, ठीक है। छेद वो बंद भी हो सकता है और वो छेद वो खुल भी सकता है। अब ये बंद और खुलेगा कैसे, अब सपोज ये है ना, अभी ये बंद है। अब अगर आप इस वाले फ्लैप में और इस वाले फ्लैप में अगर आप बहुत सारा पानी भर दोगे, ठीक है, तो ये फूलता जाएगा, ये फूलते
ये फूलता जाएगा और फिर ये ओपन हो जाएगा। इसी तरह फिर ये क्लोज भी हो जाता है। जैसे ये ओपन होता है, ठीक है, तो ये एक मिनट सॉरी, तो जैसे ही हमने देखा कि ये दोनों फ्लैप्स में जैसे स्वेलिंग होती गई, ये स्वेलिंग होते गए होते गए होते गए होते गए और ये फूलने लगे तो पोर ओपन हो गया। ठीक है, जब आपका काम हो गया तो इन्हीं फ्लैप्स में से पानी निकल गया, ये श्रिंक होते गए और ये क्लोज हो गया। तो जो स्टोमेटा की ओपनिंग है और क्लोजिंग है, ये दोनों फ्लैप्स करवाते हैं। ये फ्लैप्स क्या है, इन फ्लैप्स को बोलते हैं गार्ड सेल। ठीक है, ये गार्ड सेल है, ये इनका काम है स्टोमेटा को बंद करना और स्टोमेटा को ओपन करना। ये ओपन और बंद कैसे होते हैं, ये पानी के अंदर आने और बाहर जाने से होते हैं। ठीक है, और पानी के साथ में कुछ और भी अंदर है बाहर जाता है क्या? हाँ, इसके साथ में जाता है पोटेशियम। अब नीट 2017 में एक क्वेश्चन आया था कि द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज फैसिलिटेटेड बाय इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम फ्रॉम गार्ड सेल। इफ्लक्स का मतलब होता है बाहर जाना। ठीक है, इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम इन गार्ड सेल, अंदर आना। इंक्रीज ऑफ टर्गर प्रेशर, वाटर की वजह से जो प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर को ये टर्गर प्रेशर बोल रहे हैं, क्या उसकी वजह से हो रहा है? नहीं। या फिर CO2 के कंसंट्रेशन में डिक्रीज होने की वजह से। तो ये 4 ऑप्शन है और ये क्वेश्चन है कि स्टोमेटा बंद कैसे होगा। तो बोल रहे हैं कि क्या पोटेशियम अंदर आएगा इसलिए बंद होगा, क्या पोटेशियम बाहर जाएगा इसलिए बंद होगा, क्या उसका टर्गर प्रेशर बढ़ रहा है इसलिए बंद होगा, या फिर CO2 का कंसंट्रेशन कम हो रहा है इसलिए होगा। तो इसका आंसर ये है कि जो इफ्लक्स ऑफ फ्रॉम द गार्ड सेल है, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम फ्रॉम द गार्ड सेल, ठीक है, ये करवाता है आपका स्टोमेटा की क्लोजिंग। कैसे करवाता है कि जब पानी निकल रहा है तो पानी के साथ में पोटेशियम भी बाहर जा रहा है और बस गार्ड सेल को श्रिंक करवा दे रहा है। जैसे गार्ड सेल श्रिंक हो रही है, स्टोमेटा का फ्लैप जो है वो क्लोज हो रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि स्टेप्स क्या होती है फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, सबसे पहले तो लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन। लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन से क्या मतलब? लाइट एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से ये मतलब है कि जो भी लाइट आ रही है सबसे पहले हम उसको एब्जॉर्ब करेंगे। लीव्स सबसे पहले उस लाइट को, सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, देन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी आई है हम उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ATP और NADPH के फॉर्म में। ATP क्या होता है? ATP को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। जितनी भी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में भी और प्लांट्स में भी एनर्जी जो स्टोर होती है वो इस ATP के फॉर्म में ही होती है। फिर जब भी हमको एनर्जी की ज़रूरत है हम इस ATP को लेते हैं, उसको तोड़ते हैं और हमको वो हमारी एनर्जी वापस मिल जाती है। तो एनर्जी जब भी चाहिए हम ATP को तोड़ देंगे, और एनर्जी को रखना है, स्टोर करके रखना है, तो कैसे करेंगे? ATP को बना लेंगे। तो जो लाइट रिएक्शन है ये, ठीक है, फिर इसके बाद में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मतलब वही है कि लाइट की वजह से जो प्रोडक्ट है CO2 ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है, उस ग्लूकोज के हाइड्रोलिसिस से फिर ATP फॉर्म होता है। ये जो ग्लूकोज फॉर्म हो रहा था यहाँ पे, इस ग्लूकोज, ये फर्दर ग्लूकोज ऑक्सीजन और H2O के प्रेजेंस में टूटेगा और ये टूट के फिर बनाएगा ATP। तो यही बता रहा है कि यहाँ पे लाइट एनर्जी थी, वो बाद में बनाते 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 ATP बना देती है और वो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। फिर क्या होता है, ये जो वाटर है H2O, ये आपका स्प्लिट होता है, टूटता है और यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होता है। जो भी आपका CO2 जो है, इसमें जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन हमेशा ग्लूकोज में जाएगी। यहाँ से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट में आते हैं और अभी भी आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्लूकोज का ऑक्सीजन है वो कौन सा ऑक्सीजन है, और जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है प्लांट से वो कौन सा ऑक्सीजन है। तो ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन है जो CO2 में रहता है, और जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है ऑक्सीजन वो वाला ऑक्सीजन है जो वाटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो 6CO2 वाला जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज में जाएगा और H2O वाला जो ऑक्सीजन है वो O2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा।
तो रिलीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है वो स्प्लिट होता है, वो ऑक्सीजन में रिलीज होता है और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। उस प्रोसेस को फोटोलिसिस बोलते हैं। अगेन फोटोलिसिस को आप डाइसेक्ट करोगे तो फोटो का मतलब क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। लाइसिस का मतलब होता है टूट जाना, तो लाइट की प्रेजेंस में टूट जाना मतलब फोटोलिसिस। कौन टूट रहा है? वाटर का मॉलिक्यूल टूट रहा है। किस में टूट रहा है? ऑक्सीजन में टूट रहा है। ऑक्सीजन अलग कर देगा और वो हाइड्रोजन को अलग कर देगा, तो ये यहाँ पे फोटोलिसिस होता है। तो सबसे पहले लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है, ठीक है। फिर आपका फोटोलिसिस होता है, आपका H2 भी टूट जाता है, और जो CO2 जो है वो आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी एक साइकिल होती है, उसको हम बोलते हैं केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल को डिटेल में आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे। केल्विन साइकिल आपको इतना बता देता हूँ कि जो CO2 है, ठीक है, ये हर बार ऐसे 1 2 3 4 5 6 बार ये साइकिल चलती है। 6 बार CO2 रोटेट होता है, और फिर वो साइकिल से फिर वो 6CO2 C6H12O6 फॉर्म करता है। तो CO2 जो ग्लूकोज को फॉर्म करता है, उस एक पूरी साइकिल को हम बोलते हैं केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल आपके कोर्स से बाहर है, बस आपको नाम ध्यान रखना है कि CO2 से ग्लूकोज जो फॉर्म होता है, तो उस साइकिल को हम क्या कहते हैं? उस साइकिल को हम कहते हैं केल्विन साइकिल, ठीक है। तो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस हो कैसे रहा है। सबसे पहले लाइट एनर्जी आ रही है, फिर वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। फिर वाटर जो है वो स्प्लिट हो रहा है ऑक्सीजन में, और जो CO2 था वो फॉर्म कर रहा है C6H12O6 मतलब ग्लूकोज। अब नीट 2019 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का क्या है? C6H12O6, 6O2 और 6H2O, ठीक है। लाइट रिएक्शन जो है वो यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है। ये ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज बना है ये फर्दर हाइड्रोलाइज होगा। मैं आपको टेक्स्ट में डाल देता हूँ, ओके। ग्लूकोज फर्दर हाइड्रोलाइज होता है, हाइड्रोलाइसेंस, और वो क्या बनाता है? वो बनाता है ATP, ओके, ऑक्सीजन एंड NADPH। ये है लाइट रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट, ATP, ऑक्सीजन और NADPH। तो अब देखो इनमें से क्या नहीं है जो ऑप्शन में है? क्या NADPH बन रहा है लाइट रिएक्शन में? हाँ बन रहा है। क्या ATP बन रहा है लाइट रिएक्शन में? हाँ ATP भी बन रहा है। क्या ऑक्सीजन बन रहा है लाइट रिएक्शन में? हाँ ऑक्सीजन भी बन रहा है। ये क्यों नहीं खोल रहा हूँ? हाँ सॉरी हाँ। तो ATP भी बन रहा है, ऑक्सीजन भी बन रहा है, NADPH भी बन रहा है। क्या नहीं बन रहा है लाइट रिएक्शन में? ग्लूकोज नहीं बन रहा है लाइट रिएक्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग्लूकोज। जब आप 11th क्लास में इसको अच्छे से पढ़ोगे, फोटोसिंथेसिस के पूरे प्रोसेस से जब आप केल्विन साइकिल पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या होती है, और लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। आप इतना याद रखो अभी के लिए कि लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट ग्लूकोज नहीं होता है, ओके। ये क्वेश्चन का रिलेवेंस इसलिए है कि फोटोसिंथेसिस की बिगिनर रिएक्शन है, ठीक है। ये यहाँ से फोटोसिंथेसिस शुरू होता है, तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस ही आगे नीट में भी आते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे क्वेश्चन मिला था तो मैंने सोचा इसको डालते हैं, ठीक। तो हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करी कि कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, और हम प्लांट्स जो है वो ग्लूकोज बना रहे हैं, लाइट की प्रोसेस में बना रहे हैं। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, वाटर का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन में हो रहा है, और CO2 जो है वो ग्लूकोज में फॉर्म हो रहा है। अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कि जो प्लांट ने ग्लूकोज बनाया उसको यूज़ कौन करेगा? ह्यूमंस उसको यूज़ करेंगे, और दूसरे हर्बीवोर एनिमल उसको यूज़ करेंगे। फिर वो हर्बीवोर एनिमल
आपके ऊपर कार्निवोर एनिमल है, लॉयन जो है वो डियर को खाएगा, डियर ग्रास को खा रहा है, ग्रास ने बनाया अपना फूड, तो वो फूड जो है पहले ग्रास से डियर के पास में गया, फिर वो डियर से एनिमल के पास, लॉयन के पास में गया। तो ये पूरी साइकिल है जो चलती है, इसमें एक डिपेंडेंसी है डियर की और लॉयन की ग्रास के ऊपर। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जब आप किसी और पे डिपेंडेंट होते हो अपने फूड के लिए। ठीक है, इसके भी टाइप्स होते हैं। एक जो हमारा टाइप होता है, हमारा टाइप कैसा होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है जो हम लेते हैं। वो क्या होता है, हम खाना खाते हैं, इंजेक्शन हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर डाइजेशन हुआ, डाइजेस्ट करा पेट में, फिर जो हमने डाइजेस्ट करा उसको हमारा ब्लड एब्जॉर्व करेगा, हमारा स्टमक से वहाँ पे चीज़ें ऑब्जर्व होंगी। डाइजेशन मतलब टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, फिर उस टूटी हुई चीज़ों का एब्जॉर्प्शन भी तो होना है, वरना क्या काम की, जब तक वो बॉडी में लगेगी नहीं, तुम्हारे पेट से वो एब्जॉर्व होती है। ठीक है, फिर वो एसिमिलेशन होता है, जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे उस चीज़ का पहुँच जाना, और आखिरी में होता है इजेशन। इजेशन का मतलब है एक्सक्रीशन, जो वेस्ट प्रोडक्ट बना है उसका रिलीज हो जाना। तो इस टाइप का न्यूट्रिशन ह्यूमंस में मिलता है, हम करते हैं, हम खाते हैं, इंजेक्शन करते हैं, हम फिर डाइजेशन करते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं, उसको एसिमिलेट करते हैं और उसको इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, और इसे सेम न्यूट्रिशन अमीबा में भी पाया जाता है। ये नीचे अमीबा है, अमीबा क्या कर रहा है, ये अमीबा का न्यूक्लियस है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब वो एक ही सेल है और वो ऑर्गेनिज्म है, एक बहुत सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आपको माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हो आप अमीबा को, आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, सिर्फ एक सेल का वो ऑर्गेनिज्म है। वो क्या करता है, वो कोई भी फूड पार्टिकल को देखता है, ठीक है, तो ऐसे अपने लिम्स बना लेता है। इन लिम्ब है, ये फ्लेक्सिबल है, ये उसने बनाया है, इसको हटा भी सकता है। ठीक है, तो वो फूड पार्टिकल जहाँ पे बीच में आया उसके आसपास अपने लिम्स बना लेता है। इन लिम्स को क्या बोलते हैं, इन लिम्स को बोलते हैं सूडोपोडिया। ठीक है, फिर जैसे ये लिम्स बनते हैं, ये धीरे 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 उस फूड पार्टिकल को ढक लेते हैं। तो फूड पार्टिकल जो है वो इस फूड वैक्यूल जो उन्होंने बना लिया है गोला, जिसके अंदर फूड पार्टिकल आ गया, उसको फूड वैक्यूल बनता है, उस फूड वैक्यूल के अंदर आ गया। ठीक है, फिर उस फूड वैक्यूल के अंदर आ गया और फिर अमीबा उसको इनगल्फ कर लेते हैं। तो अमीबा ने भी यही करा, उसने भी यहाँ पे इंजेक्शन कर लिया। ये इंजेक्शन का प्रोसेस है, फिर वो अंदर अपना डाइजेशन करता है, फिर वेस्ट प्रोडक्ट को वो निकाल भी देगा। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। अगला क्या होता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो डेड है, ठीक है, डेड क्या हो सकता है, किसी भी बॉडी हो सकती है, डेड हो सकती है। ठीक है, जो जिसमें सडन लग रही हो, आपके फ्रूट्स हो सकते हैं, आपका खाना हो सकता है। तो हमने देखा ना, खाना और फ्रूट के ऊपर क्या लग जाता है, फंगस लग जाती है। ठीक है, डेड बॉडी, आपकी बॉडी में भी कभी कभी फंगस आ जाती है। तो वो न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक होता है, जिसमें आप डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड कर रहे होते हो। कौन करता है, फंगस ये काम करती है, बैक्टीरिया ये काम करता है। ये क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर अपना, वहाँ से डेड और जो सड़े हुए चीज़ है, हम क्या करते हैं, ह्यूमन हम सड़ी हुई चीज़ें नहीं खा रहे हैं, हम अच्छी चीज़ें खा रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग डेड और डिकेइंग मैटर, ये लोग मरा हुआ और सड़ा हुआ खाना खा रहे हैं। तो उस न्यूट्रिशन को बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है। अब पैरासाइटिक क्या होता है, पैरासाइट आपने सुना ही होगा कि हमारी बॉडी के अंदर एक पैरासाइट आ गया। क्या करता है पैरासाइट आपके अंदर आ जाता है और फिर वो वहीं पे रहता है, और फिर वो आपसे बना हुआ न्यूट्रिशन, जैसे आपने डाइजेशन भी आपने कर लिया, आपने पूरे न्यूट्रिएंट विटामिन बना लिए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी, अब उस बने हुए न्यूट्रिएंट और विटामिन को ये पैरासाइट सक करके अपना काम चलाता है। तो ये एकदम पूरा प्रोसेस्ड फूड लेता है, अब किसी और की बॉडी से, खुद नहीं लेता है। तो किसी और की बॉडी से ले रहा है तो हुआ तो ये हेटेरोट्रॉफ, पर ये डाइजेशन वगैरह के प्रोसेस में बिलीव नहीं कर रहा है, इसको पूरा एकदम पका हुआ खाना चाहिए। तो पैरासाइट्स वो चीज़ होती है जो लिव्स ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म, उसके ऊपर या फिर उसके अंदर रहते हैं और उसको हार्म करते हैं और उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। न्यूट्रिशन लेंगे तो ऑफकोर्स उसको हार्म कर, न्यूट्रिशन का डिप्लीशन होगा, ये वहाँ पे अपनी कुछ रिएक्शन भी करेंगे, तो ऑर्गेनिज्म को तो हार्म होगा ही सही। एग्जाम्पल क्या है, लीच हो गया, लाइस हो गया, टेपवर्म हो गया। बच्चे जब भी बाहर का खाना खाते हैं या मिट्टी खाते हैं तो गलती से बहुत बार ऐसा रहता है कि उनके मुँह के अंदर ये वर्म्स चले जाते हैं, टेपवर्म वगैरह हो गए। तो ये टेपवर्म वगैरह क्या करते हैं, फिर ये बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिशन बन रहा होता है ये सब करने लग जाते हैं। तो फिर बच्चे को क्या भूख लगना, कभी कभी ज़्यादा भूख लगती है, कभी कभी भूख लगना कम बंद हो जाती है,
उसको बुखार आता है, उसका इन्फेक्शन होता है, वो बहुत कमज़ोर होता रहता है क्योंकि बॉडी को न्यूट्रिशन ही नहीं लग रहा है। न्यूट्रिशन तो ये सारा वर्म लेके जा रही है, ठीक है, पेट में बहुत तेज दर्द होता है। तो ये पैरासाइट्स आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। हमने अमीबा का न्यूट्रिशन देखा कि कैसे वो सूडोपोडिया बनाता है, फूड को इन्वॉल्व करता है, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है, अपने फूड को फिर डाइजेस्ट करता है और फिर जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसे ऑब्जर्व करता है। डाइजेशन का मतलब है कि फूड का ब्रेकडाउन हो जाना, फिर ब्रेकडाउन फूड का एब्जॉर्बेशन अलग होता है, डाइजेशन अलग होता है, एब्जॉर्प्शन अलग होता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग क्या करता है, हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल होती है जो हमारी फूड का जो पूरा पाइप है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कि आपके ओरल कैविटी माउथ से लेके तो फिर आपका ईसोफेगस, फिर आपका स्टमक, फिर आपकी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आपका नीचे रेक्टम जहाँ से एक्सक्रीशन होता है, ये पूरी होती है आपकी एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल का क्या मतलब है, कैनाल ऐसे होती है ना, नहर जिसको बोलते हैं, तो ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, इसके अंदर से आपको पूरा खाना जो है वो गुजर के जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं ह्यूमन बींग्स में जो एलिमेंट्री कैनाल है ये दोनों फंक्शन करती है। कैसे फंक्शन, मैकेनिकल और केमिकल। अब मैकेनिकल फंक्शन में क्या होता है, जो आपके इंटेस्टाइन है वो आपके खाने को मूव करवाती है, आपका जो ईसोफेगस है वो आपको खाने को नीचे मूव करवाता है, तो ये पूरा मैकेनिकल फंक्शन है, ठीक है। अब केमिकल फंक्शन क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर एसिड बनता है, वो एसिड आपके खाने को पचाने में हेल्प करता है, डाइजेशन में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। तो वैसे होता है केमिकल डाइजेशन, एसिड हो गया, फिर बाइल सॉल्ट हो गए। फिर आप जैसे हाई स्टडीज़ करते होगे तो आपको समझ में आएगा कि फैट को डिसॉल्व करने के लिए बाइल सॉल्ट लगता है, ठीक है। प्रोटीन को डिसॉल्व करने के लिए आपको एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए रहता है। तो ऐसे अलग अलग केमिकल कंपाउंड के लिए अलग अलग टाइप का एटमॉस्फेयर चाहिए रहता है, अलग अलग केमिकल चाहिए रहते हैं उनको डाइजेशन करवाने के लिए भी। तो वो अलग अलग केमिकल की वजह से जो डाइजेशन होता है उसको हम बोलते हैं केमिकल डाइजेशन, ठीक है। उसमें कैसे एंजाइम्स रहते हैं। एंजाइम का क्या मतलब होता है, जब भी कोई ए से, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। सपोज ए कोई हमारा प्रोडक्ट है, ए हमारा रिएजेंट है, ए से फॉर्म हुआ है आपका बी। तो जब भी ए से बी फॉर्म हो रहा है तो ए से बी अगर ए से नॉर्मली फॉर्म होगा तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम ना, एक मोटर लगा देते हैं। एंजाइम एक मोटर होती है, वो इस काम को तेज़ करने लग जाती है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, बहुत हज़ारों गुना लाखों गुना बढ़ा देती है। तो एंजाइम ये यहाँ पे ए और बी के बीच में प्रेजेंट होगा, जो ए से बी बनाने में आपकी हेल्प करेगा। और ए से बी ये बहुत जल्दी स्पीड में कन्वर्जन करवा देगा, वरना अगर ये बिना एंजाइम के कन्वर्जन हो रहा होता तो इसमें बहुत टाइम लगता और शायद होता भी नहीं। तो ये कौन सा एंजाइम है, क्या क्या करवाते हैं। तो जो अमाइलेज एंजाइम है ये आपका स्टार्च का ब्रेकडाउन करवाता है, ठीक है। पेप्सिन और ट्रेप्सिन जो एंजाइम है ये आपके प्रोटीन का ब्रेकडाउन करवाते हैं। और जो लाइपेस एंजाइम है ये आपके फैट का ब्रेकडाउन कराता है। तो इसे डिफरेंट एंजाइम है, ये अलग अलग आपके प्रोडक्ट को बनवाते हैं, ए से बी पे पहुंचाने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट्री कैनाल है पूरी आपकी, यहाँ से टंग हो गई, ये आपकी ओरल कैविटी जिसको आप बगल कैविटी भी बोलते हो, ठीक है। यहाँ पे माउथ हो गया, फिर ये माउथ से खाना गया आपका ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस मतलब फूड पाइप। फिर ईसोफेगस से फिर ये गया आपके स्टमक के अंदर, ठीक है। फिर स्टमक से फिर ये यहाँ पे आ जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में से पूरा घूमते घामते यहाँ पे आ जाएगा, ये आपकी मोटी सी दिख रही है, ये लार्ज इंटेस्टाइन। ये उसका असेंडिंग पार्ट है, ये उसका ट्रांसवर्स पार्ट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का डिसेंडिंग पार्ट है, और ये वाला पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं सिग्मॉइड, ठीक है। तो ये असेंडिंग, ट्रांसवर्ड, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। और फिर इसके नीचे आता है आपका एनएस, जहाँ से आप एक्सक्रीशन करते हो। अब बीच में स्टोमक के अंदर ही है ना, दो अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो अपना अपना सिक्रीशन देते हैं, वही केमिकल देते हैं अलग अलग चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए। क्या होता है, पेनक्रियाज, ये जो ऑर्गन है ये है पेनक्रियाज, और ये है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर
जो है वो बाइल सॉल्ट को स्टोर करता है। बाइल सॉल्ट वही है जो फैट का डाइजेशन के लिए बाइल सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो गॉल ब्लैडर क्या करेगा, उस बाइल सॉल्ट को स्टोर करेगा और उसी बाइल सॉल्ट को फिर ये रिलीज करेगा ताकि वो फैट को डिजोल्व कर सके। ठीक है। और पेनक्रियास भी, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं पेनक्रियास के अंदर, पेनक्रियास वो रिलीज करता है जिससे प्रोटीन वगैरह का ब्रेकडाउन होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेनक्रियास एक और चीज़ रिलीज करता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन शुगर का लेवल आपकी बॉडी में कंटेन करता है। अगर इंसुलिन बॉडी में नहीं हुआ या फिर इंसुलिन की कोई भी आपके साथ मिस हैपनिंग हो गई, कोई डिसीज़ हो गई, तो आपको शुगर की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पेनक्रियास बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये आपके डाइजेशन के साथ साथ में शुगर का भी मेंटेनेंस का काम करते हैं। तो हमने अब अपना न्यूट्रिशन देख लिया कि हम कैसे खाते हैं, फिर वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है। फिर यहाँ से वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर यहाँ से एब्जॉर्ब में होकर वो आपके लीवर में चला जाएगा, फिर लीवर से वो दूसरे ऑर्गन्स में चला जाएगा। ठीक है। और जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन से घूमता है, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से वो आपका एनएस के थ्रू एक्सक्रीशन प्रोसेस हो जाएगी और वो निकल जाएगा। ठीक है। अब हम अगला टॉपिक जो हम देख रहे हैं, हमारे पास क्या क्या बचा है देखने के लिए। ओके। अगला टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन। ठीक है। उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये तो अब हम रेस्पिरेशन को देखते हैं। ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम डाइजेशन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और ये एटीपी रिलीज कर रहा है। ये एनर्जी है जो ये रिलीज हो रही है, एटीपी एनर्जी का फॉर्म है, एनएडीपी से भी एनर्जी बनती है। तो रेस्पिरेशन का मतलब है ये कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जब ग्लूकोज टूट जाता है एनर्जी को रिलीज करने के लिए। कैसे होता है ग्लूकोज टूटता कैसे है, कहाँ पे होता है, ये होता है आपके साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। अब साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उस लिक्विड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक ऑर्गेनल है, जैसे हैंड आपकी बॉडी का एक ऑर्गन है, तो ऐसे सेल के जो पार्ट्स होते हैं हम उसको ऑर्गेनेल बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक ऑर्गेनल है। जैसे हमने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट भी एक सेल ऑर्गेनल था जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। तो ऐसे ही ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की, ये होती है आपके सेल के अंदर। सेल के अंदर कहाँ पे होती है, ये होती है आपके साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। कैसे होती है और क्या फॉर्म करती है, ये फॉर्म करती है एटीपी। ठीक है। एटीपी को क्या बोलते हैं, एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि इसमें 3 फॉस्फेट होते हैं, ये नाम से ही समझ में आ रहा है। ट्राइफॉस्फेट, ट्राई मतलब 3। ठीक है। इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। मैंने कहा था ना कि हम इस एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, ये करेंसी है। अब आपको जब भी एनर्जी चाहिए आप एटीपी लाएंगे, एटीपी को तोड़ देंगे, आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो एक किस्म का पैसा है, ये एनर्जी का पैसा है कि आपको अगर 100 ग्राम एनर्जी चाहिए तो आप 100 एटीपी लो, मतलब फॉर सेक कि कैसे ये काम कर रही है। तो आपको जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए आपके पास उतना ज़्यादा एटीपी होना चाहिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे होता है, सबसे पहले आपका नोज हो गया, नोस्ट्रिल हो गया। ठीक है। उसके बाद आपकी नेथल कैविटी हो गई, यहाँ पे नेथल पैसेज दे के रखा है उन्होंने। ठीक है। आपकी नेथल कैविटी होगी, फिर नेथल कैविटी के अंदर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स में आपका माउथ भी खुलता है और आपकी नोज भी खुलती है, दोनों की ओपनिंग होती है फेरिंग्स के अंदर। ठीक है। फेरिंग्स के नीचे एक स्ट्रक्चर होता है लैरिंग्स।
लेरिंग्स जो है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है। लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। लेरिंग्स क्या काम होता है? लेरिंग्स का काम होता है साउंड का प्रोडक्शन। जो आप बोल पा रहे हैं, जैसे भी आप बोलते हैं, जो भी आपकी आवाज़ है वो निकलती कैसे है? वो लेरिंग्स की वजह से निकलती है। ठीक है, लेरिंग्स का मतलब होता है साउंड का प्रोडक्शन। ओके, अब कैसे होता है साउंड का प्रोडक्शन? लेरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होती हैं। जैसे दो मसल की ऐसे कॉर्ड रहती है, वो ऐसे वाइब्रेट होती रहती है अलग अलग स्पीड में, और वही स्पीड से फिर साउंड का जनरेशन होता है। तो ये लेरिंग्स का फंक्शन है। ठीक है, लेरिंग्स के साथ में क्या हो गया? नीचे जो आ गया ट्रेकिया, ये जो दिख रहा है इसको हम ट्रेकिया बोलते हैं। ये आपका ट्रेकिया हो गया। ठीक है, ट्रेकिया क्या करवाता है? ट्रेकिया आपकी विंड पाइप होती है, जहाँ से हवा जाती है। ठीक है, ये ट्रेकिया हो गया, विंड पाइप। अब यहाँ से कहाँ जाएगी हवा? यहाँ से जाएगी आपकी हवा लंग्स में। ये दोनों आपके लंग्स हैं। कि यहाँ पे ये ट्रेकिया चल रहा है, तो यहाँ पे ट्रेकिया, यहाँ पे फिफ्थ स्टर्नम पे, फिफ्थ आपके वर्टिब्रा पे पीछे से, ये आपका थोरैक्स रीजन है, इसको थोरैक्स बोलते हैं। वर्टिब्रा मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी, वो ऐसी छोटी छोटी सी होती है और एकदम ऐसी लाइन में पीछे अरेंज होती हैं। तो ये 5वें नंबर की आपकी थोरैक्स की जो हड्डी है, वहाँ पे ट्रेकिया 2 पार्ट में टूट जाता है। ठीक है, तो टूट के क्या बनाता है? टूट के बनाता है ब्रोंकाई। ठीक है, फिर ये ब्रोंकाई और आगे जाके क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं ब्रोंक्यूल। ठीक है, फिर इन ब्रोंक्यूल के अंदर क्या होता है? इन ब्रोंक्यूल के अंदर होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलर सैक होता है, सैक मतलब थैला, और उस एल्वियोलर सैक के अंदर होती हैं बहुत सारी एल्वियोलाई। ठीक है, ये एल्वियोलाई का काम होता है गैसेस को एक्सचेंज करना। ये इन सब का काम गैस का एक्सचेंज नहीं है, ये पूरे सिस्टम का काम गैस का एक्सचेंज नहीं है। ये तो गैस को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ये तो बाहर से अंदर लेके आ रहे हैं। बॉडी के साथ एक्सचेंज कौन कर रहा है? बॉडी के साथ गैस को एक्सचेंज जो करती है वो करती है एल्वियोलाई। ठीक है, हम रेस्पिरेशन की स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, अब अगेन आप फिर इसके नाम से समझो। लाइसिस का क्या मतलब होता है? टूट जाना। ग्लाइको का क्या मतलब है? ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस का क्या मतलब है? ग्लूकोज का टूट जाना। अब अपन ने याद किया था कि ग्लूकोज जो होता है वो C6H12O6 कंपाउंड है, मतलब 6 कार्बन होते हैं उस ग्लूकोज में। वो किस में टूट जाता है? वो टूट जाता है आपका पायरुवेट में। पायरुवेट कैसा कंपाउंड है? पायरुवेट 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन के कंपाउंड से आपके 3 कार्बन के कंपाउंड में टूट जाता है। ठीक है, अब पायरुवेट का क्या होता है? पायरुवेट का ये जो भी होना है वो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपके पास ऑक्सीजन बॉडी में सफिशिएंट है, ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एरोबिक, एरो से ही मतलब समझ में आ रहा है कि जो जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, जहाँ पे एयर प्रेजेंट हो। जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो पायरुवेट के अलग अलग फैट हैं प्रेजेंटिंग ऑन द ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा, और ऑक्सीजन कम है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा। ठीक है, अब एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा तो क्या होगा? तो पायरुवेट तो बन गया। ठीक है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन पायरुवेट का हुआ। कहाँ पे होगा? फिर वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में देखे थे, हम देख ही रहे थे कि एनर्जी बनाने के लिए क्या होता है? साइटोप्लाज्म में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज से पायरुवेट बन गया। वो पायरुवेट अब आगे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होगा और वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो एरोबिक प्रोसेस में वो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट जो है वो आपका CO2, H2O और ATP में टूट जाता है। ठीक है, और ये ATP फॉर्म हो गई है, यही तो आपकी एनर्जी है। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2, H2O और ATP का फॉर्मेशन कर ले रहा है। मगर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये आपका बना ले रहा है, साइटोप्लाज्म में ही आगे जा रहा है। ठीक है, अभी तो ये पायरुवेट बन के फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया में निकल गया था, लेकिन अगर ये एरोबिक में ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया था, एनारोबिक रेस्पिरेशन में साइटोप्लाज्म में ही रुकेगा और फिर वहाँ पे क्या फॉर्म करेगा? वहाँ पे फॉर्म करेगा लैक्टिक एसिड और ATP यहाँ पे फॉर्म होगी। हाँ, ATP यहाँ पे भी फॉर्म होगी। एनर्जी तो यहाँ पे भी फॉर्म हो रही है, एनर्जी तो ऊपर भी फॉर्म हो रही है, मगर ये क्वांटिटी बहुत कम है। ये क्वांटिटी इतनी नहीं है कि आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। ठीक है, अभी कब होता है? जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, आप रनिंग करते हो, तो रनिंग कर रहे हो तो बॉडी को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आपकी सेल सारी ऑक्सीजन यूटिलाइज कर ले रही है, पर तो भी आपको एनर्जी तो चाहिए। ऑक्सीजन नहीं है फिर भी एनर्जी चाहिए, तो बॉडी करेगी एनारोबिक रेस्पिरेशन। उस एनारोबिक रेस्पिरेशन में फिर प्रोड्यूस होगा लैक्टिक एसिड।
जिसकी वजह से फिर आपको होता है दर्द आपके हाथ पैरों में। जब आप ज़्यादा काम कर लेते हो, थकान हो जाती है, हाथ पैरों में दर्द होता है, तो वो इस लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से ही होता है, ठीक है। और कम होता है मसल सेल्स में, होता है जब आप इंटेंस एक्सरसाइज करते हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ करते हो। तो तीसरा है इस पायरुवेट का एक और फाइट है, वो क्या होता है, वो होता है फर्मेंटेशन। ये यीस्ट का प्रोसेस है, यीस्ट करवाती है फर्मेंटेशन। ये हम कहाँ देखते हैं, जब आप जलेबी बनाते हैं तो जलेबी के डो को भी हम उसमें यीस्ट डाल के उसको फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं। बहुत सारे आपके फ्रूट आइटम, बेकरी आइटम जो है वो फर्मेंट होके ही बनते हैं। तो ये अलग प्रोसेस है जो यीस्ट करती है पायरुवेट के साथ में। वो क्या करती है पायरुवेट के साथ में, वो पायरुवेट के साथ में बनाती है अल्कोहल। ऊपर क्या बन रहा था, एरोबिक में CO2 बन रहा था पायरुवेट से, H2 और ATP बन रहा था। एनारोबिक में लैक्टिक एसिड बन रहा था और ATP बन रहा था। ATP यहाँ पे भी बनेगा, ATP तीनों में बनता है। इसमें क्या बनता है, इसमें अल्कोहल बनता है और CO2 बनता है। तो जो माल्ट बनते हैं, जो वाइन होती है बहुत सारी, वो फर्मेंटेशन से ही बनती हैं। तो वो अल्कोहल फर्मेंटेशन से ही बन रहा है, ठीक है। ब्रेविंग इंडस्ट्री मतलब वही वो जो ड्रिंक वाली जो इंडस्ट्री है, वहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। ये इसका एक डायग्राम है कि ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल का कार्बन है, साइटोप्लाज्म में वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे भी उसने एनर्जी रिलीज करी। अब आगे क्या होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं है और वो यीस्ट में है तो वो बनाएगा फर्मेंटेशन करेगा। फर्मेंटेशन में क्या बनाया, इथेनॉल। इथेनॉल क्या है, इथेनॉल एक अल्कोहल ही है, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, एनर्जी मीन्स ATP, ठीक है। फिर अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारी मसल्स में तो वो बनाएगा लैक्टिक एसिड। हमने देखा ही था कि वो मसल्स में बनाया था लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है तो वो बनाएगा फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लेक ऑफ ऑक्सीजन, तीनों अलग अलग केस हैं। तीनों अलग अलग केसेस में तीनों अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, ओके। अब रेस्पिरेशन से एक क्वेश्चन आया था कि इन ह्यूमंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज कहाँ से हो रहा है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ट्रेकिया में तो नहीं, ट्रेकिया में तो कंडक्शन हो रहा है, एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ब्रोंकाई में भी कंडक्शन हो रहा है, ब्रोंकाई में एक्सचेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ब्रोंकियल्स में एक्सचेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अब हम डायग्राम देख लेते हैं, ये था ट्रेकिया, ट्रेकिया में तो कंडक्शन हो रहा था। ब्रोंकाई, ये यहाँ पे है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में भी कंडक्शन ही हो रहा था। ब्रोंक्यूल में भी कंडक्शन ही हो रहा था, एक्सचेंज तो एल्वुलर सैक में, ये एल्वुलाई में हो रहा था। तो ऑप्शन में क्या एल्वुलाई है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन ए एल्वुलाई है। ATP का जनरेशन कैसे होता है, जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, अपन ने देखा ना ग्लूकोज कैसे पायरुवेट बना रहा है, फिर पायरुवेट से एनर्जी बन रही है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने ATP जनरेट होते हैं, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 ATP का मॉलिक्यूल जनरेट होता है, ठीक है। अब हमने देख लिया, अब हमने रेस्पिरेशन भी देख लिया, है ना, हमने न्यूट्रिशन भी देख लिया, हमने खाना खा लिया, हमने रेस्पिरेशन भी देख लिया। उसको ट्रांसपोर्ट करवाना है, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ट्रांसपोर्ट अब एक जगह आ गया, वो ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होगा। ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम क्या है, ब्लड है, ठीक है। और उसमें ऑर्गन क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, वही तो सर्कुलेट करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, आपका होता है हार्ट, आपकी ब्लड वेसल्स और आपका ब्लड और लेंथ। प्लांट का न्यूट्रिशन बचा है, एक्सक्रीशन बचा है, ओके। जो फर्दर लेक्चर है इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज का हम थोड़ा सा आपका रिकैप देख लेते हैं कि हमने क्या क्या आज पढ़ा। ओके, तो हमने लाइफ प्रोसेस शुरू करी थी, ठीक है। हमने देखा था कि लाइफ क्या होती है, वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है बॉडी के अंदर, उसी से डिफाइन करते हैं। लाइफ इज डिफाइंड बायोलॉजिकल बाय द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट इनसाइड द ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। क्योंकि विजिबल मूवमेंट हो या नहीं हो उससे हम लाइफ को जज नहीं कर सकते। आदमी सो रहा है तो भी जिंदा तो है ही सही, ठीक है। कैसे होते हैं मूवमेंट, विजिबल हो सकते हैं या फिर इंटरनल हो सकते हैं, ठीक है। विजिबल वॉकिंग और इंटरनल हमने देख लिया था कि या तो मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट हो सकता है या फिर सेलुलर रिएक्शंस जो भी हो सकती हैं, ठीक है। स्लीपिंग पर्सन और क्लोज सीट में सीट के अंदर भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो होती ही होती हैं। वायरस बाहर इन्वायरमेंट में तो डेड रहते हैं, मगर जैसे वो अपने होस्ट के अंदर जाता है हम उसको अलाइव बोलते हैं, क्योंकि फिर वहाँ पे उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शन शुरू हो जाती हैं। फिर हमने लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन देखी थी कि वो सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस जो एसेंशियल हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए, वही लाइफ प्रोसेसेस होती हैं। कौन कौन से वो फंक्शंस हैं,
वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन। ठीक है, फिर हमने न्यूट्रिशन को देखा। न्यूट्रिशन में हमने देखा कि फूड को लेना और उसका यूटिलाइज करना किस लिए, एनर्जी के लिए और जो ग्रोथ और रिपेयर के रॉ मटेरियल्स हैं उसके लिए। उस पूरे प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। फिर हमने टाइप देखे न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक होता है जिसमें प्लांट्स हैं वो अपना खुद का खाना बनाते हैं। हेटरोट्रॉफिक होता है जिसमें हम आते हैं, इंसान आते हैं, हर्बीवोरस कार्निवोरस एनिमल्स आते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड और एनर्जी के लिए। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे प्लांट जो है अपनी एनर्जी, अपना ग्लूकोज फॉर्मेशन करता है। वही 6CO2 + 12H2O से वो बनाता है ग्लूकोज, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ये जो कार्बन के साथ में जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज में जाता है। हाइड्रोजन के साथ वाला जो ऑक्सीजन है वो नेसेंट ऑक्सीजन है, वो निकलता है जिसको हम लेते हैं। ये नीट में बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो कार्बन के साथ वाला ऑक्सीजन है वो जाता है ग्लूकोज में, जो वाटर के साथ वाला ऑक्सीजन है वो वाला ऑक्सीजन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, कहाँ पे होता है, प्रोसेस होती है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होती है, क्लोरोफिल पिगमेंट के अंदर होती है, उसकी वजह से होती है। ठीक है, फिर स्टोमेटा को देख लिया था कि स्टोमेटा ओपन और क्लोज कैसे होते हैं, गार्ड सेल की वजह से होते हैं। गार्ड सेल में पानी भर जाता है तो वो फूलने लगते हैं और स्वेलिंग की वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाता है। गार्ड सेल श्रिंक हो जाता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। ठीक है, फिर मैं देखा था कि स्टोमेटा क्लोजिंग कैसे होती है, तो पोटेशियम भी बाहर निकलता है पानी के साथ साथ, इसलिए स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। इसमें हमने स्टेप्स देख ली थी क्या क्या होती है, लाइट को एब्जॉर्व करना, फिर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, वाटर की स्प्लिटिंग, फोटोलिसिस और CO2 का ग्लूकोज में कन्वर्जन, जो कि केल्विन साइकिल है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे सबसे पहले तो लाइट एनर्जी का आना, इस लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना। ठीक है, वाटर का स्प्लिट होकर ऑक्सीजन बना लेना और CO2 का CO2 से ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ये 4 स्टेप होती है आपके फोटोसिंथेसिस की। फिर हमने देख लिया था हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसमें टाइप्स देखे थे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसमें इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है और रिजेक्शन होता है। ये पांचों प्रोसेस होती है, उसको हम होलोजोइक बोलते हैं। जो हम ह्यूमंस में होता है, जो अमीबा में होता है, जो एनिमल्स में भी होते हैं। ठीक है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि हम तो अच्छा खाना खाते हैं, पर जो सड़ा हुआ खाना खाते हैं, डेड खाते हैं, डिके मैटर पे खाते हैं, उसको बैक्टीरिया या फंगस कहते हैं। ठीक है, अब पैरासाइट्स क्या करते हैं, अब वो हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, लाइफ ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म, और उसको हार्म करते हैं और वो हमसे ही हमारे न्यूट्रिशन लेते हैं और हमको ही माल नरिश्ड करते हैं, हमको ही कमज़ोर फील करवा देते हैं और हम जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं उस पर वो लोग खूब थ्राइव करते हैं। क्या है उसके एग्जाम्पल, टैपवर्म है, आपकी लीच हो गई, लाइस हो गई, लीच और टैपवर्म। ठीक है, अमीबा में कैसे होता है, वो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर लेता है, फिर वो फूड का वैक्यूल बनाता है, फिर उसको इंगल्फ कर लेता है। ठीक है, फूड वैक्यूल फॉर्मेशन होगा, फिर वो डाइजेशन में चला जाता है और फिर न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कर लेता है। ह्यूमन बींग में क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में हमने खाना खाया, खाना फिर मुंह के अंदर सलाइवा में खाना मिक्स हुआ, अपने दांत से उसको छोटा छोटा कर दिया। ठीक है, यहाँ से स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो जाता है, यहीं पे होता है अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। फिर वो फूड जाता है नीचे ईसोफेगस के थ्रू आपके स्टमक में फिर आपका HCl सीक्रेट होता है, एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। फिर वहाँ पे पेप्सिन एंजाइम आता है और वो प्रोटीन को डिग्रेड करता है। ठीक है, फिर यहाँ से बाइल सॉल्ट रिलीज होता है। बाइल सॉल्ट आपको फैट को इमल्सीफाई कर देता है, मतलब फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है और उसके ऊपर बाइल की एक लेयर बना देता है, उसको फैट का इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। फिर वो फैट का इमल्सिफिकेशन होता है तो वो एब्जॉर्प्शन के लिए ईजी हो जाता है। पेनक्रियास के एंजाइम निकलते हैं जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा डाइजेशन हो गया। फिर जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, यहाँ पे होता है एब्जॉर्प्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर जो एब्जॉर्प्शन जितना हमको काम की चीज़ थी वो तो हमने एब्जॉर्ब कर ली, बची हुई चीज़ क्या होगी, यहाँ से पास होती फिर वो चली जाएगी इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन का मूवमेंट होता है और ये जो इंटेस्टाइन है ये ऐसे बंद होती है, तो ये ऊपर की तरफ प्रेशर लगाती है और फूड जो है वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे ऐसे ये बंद होती रहेंगी और ये फूड को आगे की तरफ भेजती रहेंगी। ऐसे फिर फूड यहाँ से एनएस से आपका एक्सक्रीशन हो जाएगा, फूड नहीं सॉरी वेस्ट मटेरियल, तो ऐसे एक्सक्रीशन होता है।
फिर हमने रेस्पिरेशन में देखा कि ग्लूकोज से एनर्जी के फॉर्मेशन को रेस्पिरेशन बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस होता है, ग्लूकोज से एनर्जी का फॉर्मेशन में रेस्पिरेशन काम में आता है। ठीक है, कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में अंदर होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। एटीपी फॉर्मेशन का होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? मैंने देखा था कि पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर वो पायरुवेट कहाँ जाता है? अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर एनर्जी बनाएगा। अगर इनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो वो साइटोप्लाज्म में ही रहेगा और वहाँ पर लैक्टिक एसिड बना लेगा। ठीक है, और अगर वो यीस्ट के साथ में, यीस्ट के अंदर हम उसको करवा रहे हैं तो वो फर्मेंटेशन करेगा और फिर वहाँ से वो अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये भी देख लेते हैं हमने। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका ट्रांसपोर्टेशन देख लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में हार्ट और आपके ब्लड का सारे कंपोनेंट्स वगैरह हम देख लेंगे। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, जाइलम में, फ्लोएम में, एक्सक्रीशन में, ह्यूमन्स में। फिर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में देख लेंगे कि नेफ्रॉन्स वगैरह काम कैसे करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और हम इसका क्लिनिकल रिलेवेंस देख लेंगे कि हमने जो सब भी पढ़ा, पूरी प्रोसेस, सारे लाइफ प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट, वो क्लिनिकली रिलेवेंट कैसे हैं, उनसे बीमारियाँ वगैरह भी कुछ हो सकती हैं क्या उनके किसी भी चीज़ के ख़राब होने से, और हम उसको कैसे देखना चाहिए हमें। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर द डे।